हेलो फ्रेंड्स, मैं अरविंद जेन्युइन क्लासेज में एक बार आपका फिर स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में हमारी चल रही थी साइंस चल रही थी और साइंस 9th क्लास के साइंस को मैं पढ़ा रहा था। मैंने 9th क्लास का चैप्टर स्टार्ट किया था और चैप्टर का नाम था कोशिका संरचना। कोशिका संरचना में मैंने कोशिका के पूरे बेस के बारे में बता दिया था कि कोशिका की परिभाषा क्या होती है और कोशिका कितने प्रकार की होती है, क्या उसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है, मैंने पूरा आपको बता दिया था। 9th क्लास है, एकेडमिक क्लासें हैं 9th 10th 11th 12th। इन क्लासों में हम टॉपिक को क्लियर करते हुए पढ़ते हैं कि जब हम हायर क्लासेज में जाएं तो हम उसको अच्छे समझ सकें। इसलिए मैं आपको यहाँ पर बेस से पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल जीरो से यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। तो आप लेवल को धीरे धीरे मैं आप करूँगा, तो आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और पेन कॉपी लेके बैठिए। साथ में आप वीडियो को पॉज कर करके स्क्रीनशॉट लेके आप वीडियो नोट्स बना सकते हो अच्छे खासे, या मैं आपको डिस्क्रिप्शन में PDF उपलब्ध करवाता ही हूँ। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि आज जो मैं पढ़ाने वाला हूं वो कोशिका सिद्धांत है, कोशिका का अगला पार्ट, और उसको हम बोलेंगे कोशिका सिद्धांत। आई होप आप सब अच्छे हैं और ऐसे ही आप मस्त रहें, खुश रहें। और अब देखिए वीडियो। तो चैप्टर जो है हमारा साइंस का जो चैप्टर है 9th क्लास का, वो चैप्टर है कोशिका संरचना। NCERT के अकॉर्डिंग में पढ़ा रहा था कोशिका संरचना, सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर में मैंने बता दिया था सेल के बारे में, थोड़ा सा वापस से मैं रिपीट करवा देता हूं कि सेल क्या होती है। तो शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम कोशिका कहते हैं। शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो कोशिका है, कोशिका से ही हमारे शरीर का क्या होता है, निर्माण। ये कोशिका है, ये कोशिका मिलके टिश्यू बनाएगी, ये टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाएंगे, ये ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे और ये पूरा बॉडी का निर्माण करेंगे। ठीक है ना, ये पूरे बॉडी का निर्माण करेंगे। तो ये यहां जाके पूरा बॉडी का निर्माण होता है। तो ये सबसे सूक्ष्म यूनिट होती है, सबसे छोटी यूनिट होती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं इसको? सेल। मैंने बता दिया था कि इसकी खोज किसने की। इसकी खोज की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 में, लेकिन उसको कार की मृत कोशिकाओं में खोज किया था। फिर मैंने आपको बताया था लुवेनोक, एंटोनी वॉन लुवेनोक जो साइंटिस्ट था, उसने क्या किया था, उसने जीवित कोशिकाओं में या हम कह सकते हैं किसी भी जीव की जीवित सेल खोज करी। जीवित सेल को खोजा किसने? लुवेनोक ने। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि कोशिका संरचना है, उसमें मैं इस कोशिका सिद्धांत को बताने वाला हूं आपको। किसको बताने वाला हूं? कोशिका सिद्धांत को। आज का जो टॉपिक है वो है सेल थ्योरी, या हम उसको बोल सकते हैं कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत में 4 पॉइंट होते हैं, मेनली 4 पॉइंट होते हैं सेल थ्योरी के अंदर। पहला पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि मानव का शरीर, या हम कह सकते हैं प्रत्येक जीव का शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है। प्रत्येक जीव का शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है। कोशिका से मिलकर बना होता है। प्रत्येक जीव का शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है। दूसरा, कोशिका जीवों के शरीर की सूक्ष्मतम इकाई होती है। सूक्ष्मतम इकाई होती है। क्या पॉइंट है? प्रत्येक जीव का शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है। कोशिका जीवों के शरीर की सूक्ष्मतम इकाई होती है, सबसे छोटी यूनिट होती है बॉडी की। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं सबकी सबसे छोटी यूनिट होती है उसकी सेल। क्या होती है? सेल होती है, कोशिका होती है। और कोशिका के अंदर समस्त क्रियाएं संपन्न होती हैं। समस्त क्रियाएं संपन्न होती हैं।
भाई जीवों के शरीर में जो क्रियाएं होती हैं वो कोशिका के अंदर होती हैं, और जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो सब कोशिका के अंदर ही संपन्न होती हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट यह है, मैंने आपको बताया कि मानव शरीर या जीवों के शरीर की सबसे सूक्ष्म इकाई हो गई कोशिका। ये मान लीजिए कोशिका है, इसके अंदर होता है केंद्रक। जब हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल की बात करेंगे, इसके बाद वाला पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि इसका डायग्राम क्या है। तो डायग्राम में आप देखोगे कि सेल के मिड में कोशिका के बीचों बीच केंद्रक होता है। केंद्रक, जिसको सेंट्रोइड बोलेंगे यहां पर, केंद्रक होता है, और इस केंद्रक में आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। ये जो केंद्रक है, ये सेल हो गई आपकी, और इस सेल के अंदर ये केंद्रक, तो इस केंद्रक के अंदर क्या पाया जाएगा? आनुवांशिक पदार्थ पाया जाएगा। आनुवांशिक पदार्थ पाया जाएगा। और ये आनुवांशिक पदार्थ क्या होते हैं? आपके डीएनए आरएनए। डीएनए आरएनए को आप आनुवांशिक पदार्थ बोलते हैं, जेनेटिक मटेरियल बोलते हो डीएनए आरएनए को। ये डीएनए आरएनए होंगे, इसीलिए हम इसे कह सकते हैं कि ये आनुवांशिकी की सबसे सूक्ष्म इकाई है। मतलब कोशिका जो है ये आनुवांशिकी की भी इकाई होती है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? केंद्रक होता है। क्या होता है? इसके अंदर केंद्रक होता है, इसलिए आनुवांशिकी पदार्थ भी इसके अंदर पाया जाता है, और ये आनुवांशिकी की इकाई। अब जैसे आनुवांशिकी इकाई तो होती है जीन। क्या होती है? जीन। और जीन भी किसके अंदर होता है? केंद्रक के अंदर ही होता है। जीन गुणसूत्र होंगे, केंद्र के अंदर गुणसूत्र होंगे, गुणसूत्रों में क्या पाया जाएगा? जीन। तो आनुवांशिकी की सबसे सूक्ष्म इकाई हो गई जीन, और शरीर की सबसे सूक्ष्म इकाई हो गई कोशिका। कोशिका के अंदर होता है केंद्रक, और केंद्रक में पाया जाता है आनुवांशिक पदार्थ। और और ये आनुवांशिक पदार्थ कौन कौन सा होता है? डीएनए और आरएनए। तो 3 पॉइंट आपके क्लियर हो गए हैं। वापस से मैं रिपीट करवा देता हूं। पहला पॉइंट है कि प्रत्येक जीव का शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है। कोशिका जीवों के शरीर की सूक्ष्म इकाई होती है। कोशिका के अंदर समस्त क्रियाएं संपन्न होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, कि जो कोशिका है उसके अंदर केंद्रक होता है, और केंद्रक में आनुवांशिक पदार्थ डीएनए आरएनए पाया जाता है। तो यहां तक आपने समझा इसको? आई होप आपको समझ में आ रहा है। फटाफट इसे स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। हाँ, तो अब हम आगे चलते हैं, और अब हम देखेंगे कोशिका सिद्धांत की बात हो गई है। अब मैंने आपको एक बात बताना बाकी छोड़ दिया है, और वो बात यह है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कोशिका सिद्धांत होता क्या है ये तो हम समझ गए। तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लीडन एवं स्वान ने किया। दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं, स्वान और स्लीडन। इन्होंने कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया। किसने? स्लीडन और स्वान ने। दोनों अलग अलग साइंटिस्ट हैं, अलग अलग कंट्रियों के हैं। इन दोनों ने, स्लीडन और स्वान ने, कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादन किया। 3 पॉइंट मैंने कोशिका सिद्धांत में आपको बता दिए थे। आखिरी पॉइंट जो है, चौथा पॉइंट, वो आपको मैं बता देता हूं। आखिरी पॉइंट, चौथा पॉइंट ये है कोशिका सिद्धांत का, कि नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से होती है। ये पुरानी कोशिका है, ये डिवीजन करेगी, 2 नई सेल्स बनेगी, ये डिवीजन करेंगी, 2 नई सेल्स बनेंगी। ऐसे कोशिकाओं में विभाजन होता रहता है। कोशिकाएं हमेशा विभाजित होती रहती हैं। जितना जीव का जीवन काल होता है वहां तक वो हमेशा विभाजित होती रहती है, सेल डिवीजन करती रहती है हमेशा। इसीलिए हम कहते हैं कि पूर्ववर्ती कोशिकाओं का निर्माण, या हम कह सकते हैं कि नई कोशिकाओं का निर्माण, नई कोशिकाओं का निर्माण, नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। नई कोशिकाओं का निर्माण किससे होता है? पूर्ववर्ती कोशिकाओं से। तो ये आपका 4th पॉइंट हो गया। वापस से रिपीट कराऊंगा। मैंने आज आपको पढ़ाया सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। पहला पॉइंट मैंने आपको बोला कि मानव शरीर या जीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बोला कि जो कोशिका है वो शरीर की सबसे सूक्ष्म इकाई होती है, और जितनी भी क्रियाएं हैं शरीर की वो कोशिका के अंदर संपन्न होती हैं। थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताया, तो कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है।
और केंद्र के अंदर आनुवांशिक पदार्थ होता है आरएनए, डीएनए। फिर मैंने आपको बताया चौथा पॉइंट कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। जितनी भी नई सेल्स बनती हैं, नई सेल बनेंगी, ये नई सेल पुरानी सेल से बनेगी। ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कोशिका विभाजन, तो उसमें आप समझ पाओगे कि कैसे विभाजित होती है कोशिकाएं और नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, अब स्लीडन और स्वान ने दोनों ने मिलकर कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। पर कुछ कोशिकाएं या कुछ जीव ऐसे थे जिनके अंदर कोशिकाएं नहीं होती, और कोशिकाएं होती भी हैं तो अपवाद के स्वरूप में बता रहा हूं। जैसे दो अपवाद मैं आपको बताता हूं। एक तो वायरस अपवाद है सेल थ्योरी का, और एक जो अपवाद है एक्सेप्शन में है, ये अपवाद मैं बता रहा हूं सेल थ्योरी का। एक तो वायरस हो गया, एक हो गया आपका नीलहरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया इसको बोलते हैं आप, नीलहरित शैवाल जिसको आप बोलते हो साइनोबैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल, है ना, साइनोबैक्टीरिया नीलहरित शैवाल जो है आपकी, ये दोनों जो है एक्सेप्शन है, क्योंकि इनके अंदर सुविकसित केंद्रक नहीं होता, इनके अंदर और कोशिका से संबंधित चीजें नहीं होती हैं, जैसे कोशिका भित्ति नहीं हुई है, कोशिका वलय नहीं होती है, तो कोशिका भित्ति या सुविकसित केंद्रक नहीं होता, इसलिए इनमें विकसित कोशिका नहीं होती है। तो बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं। अब आप खुद ही सोच दो, जिनके अंदर कोशिका नहीं होगी वो कितने सूक्ष्म होंगे, जैसे माइक्रोप्लाज्मा वगैरह। तो ये जो कोशिकाएं हैं इनमें मतलब ये जो जीव हैं इनके अंदर कोशिकाएं सुविकसित नहीं होती हैं। तो ये एक अपवाद है सेल थ्योरी का। बाकी आई होप आपको सेल थ्योरी समझ में आई है। अब आगे हम चलते हैं, हम देखेंगे कि कोशिका के प्रकार। तो कोशिका दो प्रकार की होती है, प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स। जितने भी जीव हैं ब्रह्मांड के अंदर, सारे जीवों के अंदर, सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर, सब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल्स पाई जाएगी, और प्लांट्स के अंदर भी सेल होगी। बट दोनों में डिफरेंस क्या है, प्लांट सेल में और एनिमल सेल में, मतलब पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या डिफरेंस है, वो आपको मैं अभी डायग्राम से शो कर दूंगा, और ऐसे भी थ्योरी से भी शो कर दूंगा। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हाँ, तो अब हम आगे चलते हैं और अब देखेंगे कि जंतु और पादप कोशिका में अंतर, द बिटवीन डिफरेंस एनिमल एंड प्लांट सेल्स। जंतु एवं पादप कोशिकाओं में अंतर। अभी आपकी स्क्रीन पे इस बोर्ड पे दो डायग्राम शो होंगे, एक प्लांट सेल का और एक एनिमल सेल का। एक बार फटाफट से 1 मिनट आप उसको देखिए कि क्या स्ट्रक्चर है। तो फटाफट से आप उसको देखिए कैसी संरचना है, कौन कौन से बिंदु उसमें बने हुए हैं। तो आप स्क्रीन पर शो होने वाली है फोटो, उसको आप देखिए। एक प्लांट सेल की है और एक एनिमल सेल की है। आप देख पा रहे हो कि दोनों जो फोटोज हैं उसके अंदर आपको अच्छे समझ में आ रहा है कि प्लांट सेल का स्ट्रक्चर कैसा है और एनिमल सेल का स्ट्रक्चर कैसा है। आप इन फोटोज की पोज करके या स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। अब मैं बात करूंगा कि पादप और जंतु कोशिकाओं के बीच का अंतर। तो मैं आपको पॉइंट वाइज बताऊंगा कि इस पॉइंट ये इसमें पाया जाता है, ये इसमें नहीं पाया जाता। कोशिका भी बहुत सारी कोशिकांग से मिलकर बनी होती है। अभी यहां पर बात हो रही है जंतु कोशिका और पादप कोशिका की। यहां पर मैं बात करूंगा, देखिए यहां पर मैं आपको लिखूंगा पादप कोशिका और इधर लिखूंगा मैं जंतु कोशिका। पादप कोशिका और जंतु कोशिका। और यहां पर मैं आपको पॉइंट वाइज बताता जाऊंगा कि ये कोशिकांग इसमें पाया जाता है, ये इसमें नहीं पाया जाता, ये इसमें कम पाया जाता है, इसमें ज्यादा पाया जाता है। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं, और सबसे पहले मैं बात करूंगा कोशिका भित्ति की। कोशिका भित्ति, सेल वॉल, उसकी बात करने वाला हूं। तो हम बात करेंगे कोशिका भित्ति की। कोशिका भित्ति, सेल वॉल, कोशिका भित्ति।
देखो सेल के स्ट्रक्चर की बात करें तो सेल का मेनली 3 पॉइंट होते हैं सेल के अंदर, उसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो एक तो कोशिका कला, सेल मेम्ब्रेन जो उसकी लेयर होती है भारी, जो भारी आघातों से रक्षा करती है कोशिका की, ट्रिपल लेयर होती है, सेलुलोज, फास्फोलिपिड, प्रोटीन या इनसे सब मिलके बनी होती है ये लेयर, जिसको मैं आपको सेपरेटली अच्छे से बताऊंगा कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, कोशिका कला क्या होती है। उसके बाद हम बात करेंगे कोशिका जीव द्रव्य की, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, जिसके अंदर आपके गोल्जी का है, राइबोसोम, लाइसोसोम, हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, इन सब की हम बात करने वाले, गोल्जी का है, इन सब की हम बात करने वाले। उसके बाद जो लास्ट है केंद्रक, केंद्रक को स्पेशल हम पढ़ेंगे क्योंकि केंद्रक कोशिका का मुख्य कोशिकांग होता है, इसलिए केंद्रक को हम स्पेशल पढ़ेंगे। आज मैं आपको बताया मैंने आपने को कि कोशिका सिद्धांत क्या होता है, अब मैं आपको बता रहा हूं कि प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में क्या डिफरेंस है। तो आज आप इनको देखो और अच्छे से समझो, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा स्ट्रक्चर इसको समझाऊंगा अच्छे से। मैंने पहला पॉइंट लिया कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति की बात की जाए तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या स्थिति होगी। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति स्थित होती है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति एक झिल्ली के रूप में पाई जाती है, जो सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति एवं झिल्ली के रूप में पाई जाती है, जो सेलुलोज की बनी होती है। प्लांट के ऊपर जो सबसे सेल के ऊपर जो लेयर होगी वो सेल वॉली होगी, ये अच्छे से सुविकसित रूप में पाई जाएगी प्लांट सेल में, बट एनिमल सेल्स में ये होगी नहीं। एलिमेंट सेल्स में या जंतु कोशिका में इसका क्या होगा? अभाव होगा, इसमें प्रेजेंट नहीं होगी, अभाव होगा इसमें। सिर्फ सेल वॉल किसमें पाई जाएगी? प्लांट सेल में पाई जाएगी। एनिमल सेल्स में इसका क्या होगा? अभाव होगा। सेकंड पॉइंट की अगर बात की जाए तो सेकंड पॉइंट की हम बात करेंगे, और वो जो सेकंड पॉइंट है वो सेकंड पॉइंट है हरित लवक। किसकी बात करेंगे हम? हरित लवक की। हरित लवक से आप समझोगे, क्लोरोप्लास्ट से आप समझोगे, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियां जो होती हैं या जितने भी पादप के जो रंग जो होता है वो हरित लवक ही डिसाइड करता है। हरित लवक, क्योंकि हरित लवक एक वर्णक है जो वर्णी, अवर्णी और हरित लवक के रूप में पाया जाता है। वर्णक होता है, वर्णक मतलब रंग ना, वर्णक 3 रूपों में होता है, वर्णी, अवर्णी और हरित लवक। हरित लवक जो ग्रीन करता है, इसके अंदर क्लोरोफिल, जेंथोफिल और कैरोटीनॉइड्स वर्णक पाए जाते हैं, जो पत्तियों को लाल रंग प्रदान करते हैं या पत्तियों को हरा रंग प्रदान करते हैं, या हम कह सकते हैं पत्तियों को पीला रंग प्रदान करते हैं। जैसा भी जिस भी रंग की पत्तियां होती हैं उनको रंग प्रदान करता है। तो हरित लवक ये पत्तियों को हरा रंग प्रदान करेगा, हरित वर्णक होते हैं ये, और पादप कोशिकाओं में पाए जाएंगे। पादप कोशिका में पाए जाते हैं, विकसित भी होते हैं पादप कोशिका में ये, और जंतु कोशिका में ये नहीं पाए जाते हैं। जंतु कोशिका में नहीं पाए जाएंगे। जंतु कोशिका में इनका क्या होगा? अभाव होगा। जंतु कोशिका में इनका क्या होगा? अभाव होगा। तो जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाए जाएंगे। तो हमने देखा, पहला पॉइंट हमने देखा कि कोशिका भित्ति, दूसरा देखा हरित लवक। ये दोनों प्लांट सेल में होंगे बट एनिमल सेल्स में नहीं होंगे। अब देखेंगे अगला डिफरेंस। अगला डिफरेंस है थर्ड, वो है रिक्तिकाएं। रिक्तिकाएं, वोकल्स बोलते हैं इंग्लिश में इनको। जो ये सेल है आपकी, मान लीजिए ये सेल है, इसके अंदर जो ये इतने बड़े बड़े स्पेस पाए जाते हैं, खाली स्थान जो होते हैं, ये क्या कहलाते हैं? रिक्तिकाएं। क्या कहलाती हैं?
रिक्तिकाएं कहलाती हैं। पादप कोशिका में, पादप कोशिका और जंतु कोशिका की हम बात कर रहे हैं। पादप कोशिका के अंदर जो रिक्तिकाएं होती हैं, वोकल्स होती हैं, वो बड़ी होती हैं, बड़ी होती हैं और अधिक विकसित होती हैं, और अधिक विकसित होती हैं। बड़ी होती हैं और कैसी होती हैं? अधिक विकसित होती हैं। जबकि जंतु कोशिका के अंदर रिक्तिकाएं बहुत छोटी होती हैं, छोटी होती हैं। कैसी होती हैं? छोटी होती हैं। तो याद रखना आप कि जो रिक्तिकाएं हैं वो पादप कोशिका में तो क्या होती हैं? बड़ी होती हैं, सुविकसित होते हैं, बड़े बड़े रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, बट जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती हैं, छोटी होती हैं। चौथा पॉइंट हम बात करें तारककाय, सेंट्रोइड की बात करें, तारककाय की। तारककाय, तारककाय, तारककाय या सेंट्रोइड की बात करें तो सेंट्रोइड प्लांट सेल में अधिक विकसित होगा, अधिक विकसित होगा, और जंतु कोशिका में कम विकसित होगा, मतलब कम पाया जाएगा। प्लांट सेल में तो अधिक विकसित होगा, बड़ा होगा, पाया जाएगा, और जंतु कोशिका में ये क्या होता है? कम पाया जाता है। जंतु कोशिका में क्या होता है? कम पाया जाता है। तो आपको मेनली मैंने ये 4 बड़े बड़े डिफरेंस बता दिए हैं। ये 4 डिफरेंस को आपको समझना है, याद करना है। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं 2 डिफरेंस और बता रहा हूं मैं, गोल्जी काय और संचित भोजन वाला। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। अब हम देखते हैं 2 डिफरेंस और देखते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कोशिका के डिफरेंस की, कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर होता है। गोल्जिका की बात की जाए तो गोल्जिकाएं जो हैं वो पादप कोशिकाओं में कम विकसित होती हैं, लेकिन जंतु कोशिकाओं में अधिक विकसित होती हैं। याद रखना, गोल्जिकाएं पादप कोशिका में कम विकसित होती हैं, जंतु कोशिका में अधिक विकसित होती हैं। अब ये गोल्जिकाएं क्या होती हैं, कोशिका भित्ति क्या होती है, तारककाय क्या होता है, ये सब आप समझ पाओगे जब मैं आपको इनको डिटेल में पढ़ाऊंगा। ये सब कोशिका के कोशिकांग हैं और इनको मैं आपको एक एक को डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। आज सिर्फ मैं आपको इनकी बेसिक नॉलेज दे रहा हूं। और जनरली क्वेश्चन आ जाता है कि बिटवीन डिफरेंस, व्हाट इज द बिटवीन डिफरेंस एनिमल्स एंड प्लांट सेल्स, कि पादप और जंतु कोशिका में अंतर स्पष्ट कीजिए, या आपसे कोई पूछ ले तो जनरली आप बता सको कि मेजर ये डिफरेंस होते हैं। तो गोल्जिका की मैंने बात करी कि गोल्जिका कम विकसित होगी पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में अधिक विकसित होगी। और भोजन की बात करें कि संचित भोजन कैसे होगा, तो पादप कोशिका संचित भोजन स्टार्च के रूप में लेती है, स्टार्च जिसको मंड बोलते हैं आप, उसके रूप में। और जंतु कोशिकाएं भोजन ग्लाइकोजन के रूप में लेती हैं। किसके रूप में? पादप कोशिकाएं जो भोजन करेंगी वो करेंगी स्टार्च या मंड के रूप में, और जंतु कोशिकाएं भोजन करेंगी, इनका जो भोजन होगा संचित भोजन वो होगा ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लाइकोजन ग्लूकोज के रूप में होगा, ग्लाइकोजन के रूप में होगा। तो ये आज आपने देखा कि कोशिका, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या डिफरेंस है, कोशिका सिद्धांत क्या होता है। ये सेकंड वीडियो है कोशिका का, 9th क्लास का चैप्टर में पढ़ा रहा हूं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। सभी क्लासों के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल, बेसिक चीजें मैं बता रहा हूं। आई होप आपको पसंद आ रहा है वीडियो, और आने वाली वीडियो पसंद आएंगे। बट मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि देखो, हमें मोटिवेशन करना बहुत जरूरी है। आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे चैनल को तो हम मोटिवेट नहीं होंगे, मोटिवेट नहीं होंगे तो हम मोर वीडियोज और अधिक ऑथेंटिक वीडियोज नहीं बना पाएंगे, क्योंकि मोटिवेशनल होना इंसान को बहुत जरूरी है। तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।